Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sani and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, तो फटाफट से बिना टाइम को गवाए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसियत नहीं आप लोगों ने करनी, ठीक है। आपके कहने पे मुसलसल जो है मतलब मुझे 10 को दिन हो गया, 4-4 5-5 वीडियो लेकर आ रही हूँ। आपके कहने पे आधे आधे घंटे की भी वीडियो जो है मैं लेकर आ रही हूँ, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि भाई जो है वो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के और कंपैरिजन उनका करने जा रहे हैं जी। 200 नहीं 2000 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर है। मैंने बहुत ज्यादा चीजों को सर्च किया लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5 ही मुझे मेगा प्रोजेक्ट्स जो 2026 के अंदर होने जा रहे हैं वो मिले। पार्ट इन इंडिया भाई 2000 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो वहां पर होने जा रहे हैं। तो कंपैरिजन करने जा रहे हैं कितने को मेगा प्रोजेक्ट्स, किसके मतलब प्रोजेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से ज्यादा पैसों वाले हैं, बड़े हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने जा रही है। तो बड़े बड़े वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। इससे पहले कि मैं बातों में उलझ जाऊं और उल्टी सीधी बातें करती रहती हूँ, तो क्या बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पाकिस्तान को आमतौर पर दुनिया भर के मीडिया में सियासी हलचल, महंगाई या सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से दिखाया जाता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में खामोशी से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जो न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि पूरी दुनिया की तजारत और मईशत का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये मंसूबे सिर्फ सड़कें या इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये आलमी ताकत के तवाजुन को तब्दील करने वाले स्ट्रेटेजिक असासे हैं। जब हम कहते हैं कि ये मंसूबे दुनिया को बदल देंगे, तो ये कोई जज्बाती नारा नहीं बल्कि जमीनी हकायक हैं। गवाडर की गहरी बंदरगाह से लेकर शुमाली इलाकों के पहाड़ों में बनने वाले अजीम डैमों तक और बलूचिस्तान की जमीन में छुपे खरबों डॉलर्स के खजानों तक, बलूचिस्तान में तो बीएलए वाले नहीं जान छोड़ते, को एक माशी ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें जिनमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं, इन मंसूबों पर गहरी नजर रखे हुए हैं क्योंकि ये मुस्तकबिल नजर रखना और काम करना बड़ा फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं उस मंसूबे की जो इस पूरी तब्दीली की बुनियाद है, यानी गवादर और सी पैक। बहुत से लोग समझते हैं कि सी पैक सिर्फ एक सड़क का नाम है जो चीन से पाकिस्तान आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और बड़ी है। खून से सिंचा हुआ बंदरगाह दुनिया की गहरी तरीन कुदरती बंदरगाहों में से एक है और इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत के लिए है। इस वक्त चीन और मशरिकी दुनिया की ज्यादातर तिजारत आबनाए मलाक्का से गुजरती है, जो कि एक लंबा और खतरनाक समुद्री रास्ता है जिसे जंग की सूरत में अमेरिका या भारत बंद कर सकते हैं। गवादर चीन को समंदर तक पहुंचने का एक छोटा और महफूज रास्ता फराहम करता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब इस मंसूबे को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक फैला रहा है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई रियासतें जिनके पास समंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया से जुड़ने के लिए बेताब हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान को एशिया का तिजारती मरकज या ट्रांजिट हब बना सकता है, जहां से दुनिया का सामान गुजरेगा और पाकिस्तान हर ट्रक और कंटेनर पर टैक्स और सर्विस चार्जेस वसूल करेगा। इसके बाद आता है वो मंसूबा जिसे पाकिस्तान का छुपा हुआ जैकपॉट कहा जा रहा है, और वो है रेको डिक का मंसूबा। बलूचिस्तान के वीरान पहाड़ों में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में से एक मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान ने बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम दोबारा शुरू किया है। ये मंसूबा इतना अहम क्यों है? क्योंकि मुस्तकबिल की दुनिया टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां और तारें तांबे के बगैर नहीं बन सकती और दुनिया में तांबे की शदीद किल्लत होने वाली है। रेको डिक से निकलने वाला तांबा दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की प्यास बुझाएगा। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इतना ही अहम हो सकता है जितना सऊदी अरब के लिए तेल था। अगर ये मंसूबा सही तरीके से चल पड़ा तो पाकिस्तान की बरामदात में अरबों डॉलर्स का इजाफा होगा और मुल्क का कर्जा उतारने में ये सिर्फ कानकुनी नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम खिलाड़ी बना देगा। एक और महाज जहां पाकिस्तान खामोशी से दुनिया के बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा है, वो पानी और बिजली के मंसूबे हैं। दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे मंसूबे इस वक्त तामीरात मराहिल में हैं। दियामीर भाषा डैम दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम बनने जा रहा है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी झील खिला से भी नजर आएगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार होने वाला है, उसके लिए ये डैम जिंदगी और मौत का मसला है। ये डैम न सिर्फ पानी जखीरा करेंगे बल्कि हजारों मेगावाट सस्ती बिजली भी पैदा करेंगे। दुनिया इस वक्त क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान इन डैमों के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रहा है।
इसके साथ साथ थर के कोयले को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। थर में इतना कोयला मौजूद है जो सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर के बराबर तवानाई की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब महंगे इंपोर्टेड तेल पर इन्हिसार करने के बजाय अपने कोयले से बिजली बनाएगा। बहुत जरूरी है भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान बहुत की मईशत को मसला है बैरूनी झटकों से बचा सकता है। शहरी तरक्की या अर्बन डेवलपमेंट में भी एक ऐसा मंसूबा है जो अपने हजम की वजह से मुतनाज़िया भी है और हैरानकुन भी, और वो है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लाहौर के करीब दरियाए रावी के किनारे एक नया शहर बसाया जा रहा है जो दुबई या सिंगापुर की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। इसका मकसद लाहौर पर आबादी का दबाव कम करना और गैर मुल्की सरमायाकारी को लाना है। अगरचे इस पर माहौलियाती हवाले से काफ़ी तनकीद भी हो रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके हजम और पैमाने की बात करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इसमें मसनूई जजीरे, झीलें और बुलंदोबाला इमारतें शामिल हैं। ये मंसूबा ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान भी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत रखता है। ये मंसूबा कामयाब होता है या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन ये पाकिस्तान के अज़ाइम की अक्कासी ज़रूर करता है। दिफाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पाकिस्तान खामोशी से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो नज़र नहीं आते, लेकिन इनका असर गहरा है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्रोग्राम अब दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने लिए जंगी तैयारे बनाए हैं, बल्कि अब उन्हें नाइजीरिया, म्यांमार और मुमकिना तौर पर अर्जेंटाइन और इराक जैसे ममालिक को बरामद करने की बात हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शापर और बुराक जैसे ड्रोन्स की तैयारी ने पाकिस्तान को उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जो अपना जदीद दिफाई साजो सामान खुद बनाते हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि मुस्तकबिल की जंगें बड़ी फौजों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का मकसद दिफाई इन्हिसार को खत्म करना और हथियार बेचकर ज़र मुबादला कमाना है, जो कि आलमी हथियारों की मंडी में एक नई एंट्री है। रेलवेज का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है और यहाँ ML1 मंसूबा गेम चेंजर की हैसियत रखता है। अगरचे इस मंसूबे में ताखीर हुई है, लेकिन ये सी पैक का सबसे बड़ा हिस्सा है। कराची से पेशावर तक पूरी रेलवे लाइन को अपग्रेड करना और इसे जदीद बनाना इस मंसूबे का मकसद है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसे ट्रांस अफगान रेलवे कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत ट्रेन की पटड़ी उज़्बेकिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक आएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूस और यूरोप का सामान ट्रेन के जरिए बराह रास्त पाकिस्तान की बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा। ये मंसूबा सदियों पुराने तिजारती रास्तों को दोबारा जिंदा कर देगा और पाकिस्तान को वस्ती एशिया का गेटवे बना देगा। ये वो कनेक्टिविटी है जिससे भारत खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत को खित्ते में कई गुना बढ़ा देगा। ताहम इन तमाम सुनहरे मंसूबों के साथ एक तल्ख हकीकत भी जुड़ी हुई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब मेगा प्रोजेक्ट्स भारी कर्जों और सरमायाकारी के मोहताज हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त खुद बहुत बड़े बुहरान से गुजर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए दरकार सियासी इस्तेहकाम और फंड्स बरकरार रख पाएगा? रेकोडेक हो या गवादर, इन इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल भी मौजूद हैं। दुनिया इन मंसूबों को शक और उम्मीद की मिली जुली नज़र से देख रही है। कुछ मगरबी ममालिक इन मंसूबों, खास तौर पर सी पैक को कर्जों का जाल करार देते हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन इसे तरक्की का जीना समझते हैं। इन मंसूबों की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल पर कैसे काबू पाता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि कौमों की तकदीर रातों रात नहीं बदलती। हमें तो काफी मेगा प्रोजेक्ट्स दिहाइयों के मंसूबे हैं। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ कर्जों और सियासी तमाशों की ऐनक से देख रही है, लेकिन पसे मंजर में हजारों इंजीनियर्स और मजदूर इन मंसूबों पर काम कर रहे हैं जो मुस्तकबिल का नक्शा खींच रहे हैं। अगर दिया मीर बादशाह डैम मुकम्मल होता है, अगर रेकोडिक से सोना उगलना शुरू होता है और अगर ट्रांस अफगान रेलवे चल पड़ती है, तो पाकिस्तान की पोजीशन आलमी सियासत में यकसर बदल जाएगी। ये एक खामोश इनकलाब है जो कंक्रीट और लोहे के जरिए लाया जा रहा है। ये मंसूबे पाकिस्तान के लिए करो या मरो की हैसियत रखते हैं। अगर ये कामयाब हुए तो ये खित्ते में ताकत का तवाजुन पाकिस्तान के हक में कर देंगे, और अगर ये नाकाम हुए तो इनका मलबा मईशत को दबा लेगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की उन बड़ी तामीराती साइट्स में से एक है जहां तारीख खामोशी से लिखी जा रही है। ओके गाइस, अभी जो है वो हम इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट जो है वो देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज के समय भारत लगभग 2000 मेगा प्रोजेक्ट एक साथ बिल्ड कर रहा है।
और इसमें कहाँ 42 लाख कहाँ करोड़ 2000? रुपए लगभग $500 बिलियन खर्च होने वाला है। भारत में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हाईवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेगा रेलवे प्रोजेक्ट, पोर्ट प्रोजेक्ट, मैसिव पावर ग्रिड, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ बिल्ड हो रहा है। इंडिया क्वाइटली हिस्ट्री के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट कर रहा है और शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर इंडियंस को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है, एक साथ इतने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? तो देखो, यहाँ भारत चाइना से सीख के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। देखो, आज के समय चाइना की ताकत है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना है अपने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते। भारत के पास पोटेंशियल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो भारत भी अब हाईली एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है ताकि फ्यूचर में भारत भी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सके। और इसके लिए भारत सरकार ने कमाल का काम किया है। भारत सरकार ने पैमाना नाम का पोर्टल ओपन किया है जहां पे देश भर में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। जैसे कि इस समय भारत में करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के 1981 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी कॉस्ट 42 लाख करोड़ रुपए है और सरकार 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट रोड सेक्टर पे चल रहे हैं, 1137 प्रोजेक्ट, फिर रेलवे में 262 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर कोल में 119 प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस में 96 प्रोजेक्ट। इसी तरह टोटल 22 सेक्टर में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के किन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र में 213 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वैल्यू 4.3 लाख करोड़ रुपीस है। यूपी में 182 इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वैल्यू 2.6 लाख करोड़ रुपीस है। आंध्र प्रदेश में 142 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिहार में 1 लाख करोड़ के 133 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी तरह भारत के बाकी स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वैसे आप अपने राज्य के बारे में भी डिटेल से जान सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इस समय कितना कंप्लीट हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी बताया कि प्रोजेक्ट अभी कितना परसेंट कंप्लीट हुए हैं। 20% से कम कंप्लीट अभी 390 प्रोजेक्ट है, 20 से 40% के बीच 230 प्रोजेक्ट है, 40 से 60% के बीच 239 प्रोजेक्ट है, 60 से 80% के बीच 294 प्रोजेक्ट है और 80% से ज्यादा 828 प्रोजेक्ट है। भारत सरकार इस पोर्टल में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उनको रिमूव कर देगी और न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करेगी जिनकी वैल्यू 150 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। देखो, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस तो हो जाते हैं, पेपर अप्रूवल, लैंड एक्विजिशन के कारण बहुत ज्यादा डिले होने लगते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम यूज कर रही है, पैमाना। ये बेसिकली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कमांड सेंटर है। यहाँ गवर्नमेंट रियल टाइम मॉनिटर करेगी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट, पैसा कितना खर्च हुआ है, डिले क्यों हो रहा है, अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये पोर्टल भारत सरकार ने आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया है और जल्द ही इसका ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। ऐसा सिस्टम चाइना में सालों से है, इसलिए चाइना अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर पाता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाता है। वहीं भारत में हर साल लाखों करोड़ों रुपए के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं पर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कम पड़ता है और ऐसा होता है डिले के चलते। भारत में लगभग हर इंफ्रा प्रोजेक्ट अपने टाइम से डिले हुआ है जिसके चलते प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ना चाहिए वो डिले के चलते कम पड़ता है या पड़ता ही नहीं है क्योंकि उस समय नीड और ज्यादा की हो जाती है। भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले होने के पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। हमारे देश की पॉलिटिक्स के चलते भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन 2022 में शुरू होनी थी पर अब 2030 तक शुरू होगी। पॉलिटिक्स से तो लेट होती है बंदे महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कांग्रेस और शिवसेना ने 4 साल के लिए रोक दिया था। इसके अलावा अमरावती स्मार्ट सिटी अभी तक बन जाती। 2015 से 2019 तक इस स्मार्ट सिटी को तेजी से बनाया जा रहा था। किसानों ने अपनी जमीन तक सरकार को दे दी थी पर 2019 में जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और उसमें चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार गए और जगमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश में जीती तो उन्होंने अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को रोक दिया और 5 साल तक इस सिटी में कोई काम नहीं हुआ। पर 2024 में चंद्रबाबू नायडू वापस से इलेक्शन जीत के पावर में आ गए और अमरावती में काम वापस से शुरू हो गया। पर ये स्मार्ट सिटी जो 2025 या 26 में शुरू हो जाती वो अब 2030 या 31 में शुरू होगी। दिल्ली मेरठ RRTS 2019 में शुरू हुआ था। दिल्ली से मेरठ का ट्रेवल टाइम 1 घंटे से घटाकर 40 मिनट हो जाता, लेकिन दिल्ली के अंदर जो 14 किलोमीटर का सेक्शन है वो बनाने में सबसे ज़्यादा डिले हुआ क्योंकि सेंटर में बीजेपी थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी। क्लियरेंस, डिपोर्ट अप्रूवल
और लैंड ट्रांसफर में दोनों तरफ ब्लेम गेम हो रहा था। आम आदमी पार्टी बोल रही थी सेंटर फाइल रोक रही है, यही दूसरी ना, तरफ पार्टीज बीजेपी एक बोल दूसरे रही का थी कि आगे नहीं दिल्ली जाने देती। गवर्नमेंट कॉपरेशन नहीं कर रही है। रिजल्ट क्या हुआ? प्रोजेक्ट 2 साल डिले हुआ और कॉस्ट भी बढ़ गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का मेगा प्रोजेक्ट है और ये शुरू हुआ था अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में, लेकिन कंप्लीट किया योगी आदित्यनाथ ने। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब पॉलिटिक्स ने एंट्री ली। अखिलेश ने बोला हमने डिजाइन बनाया है और हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। योगी जी ने बोला हमने कंप्लीट करा है और हमने लॉन्च किया है। पब्लिसिटी के चक्कर में प्रोजेक्ट बन गया था पर इनॉग्रेशन डिले हुआ। लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे सिर्फ 10-20 प्रोजेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। तो देखो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा दिल थाम कर बैठो, क्योंकि जो फिगर मैं बताने वाला हूँ आप 100% शॉक्ड हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 779 प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से डिले चल रहे हैं। और यहाँ मैं उन इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिनकी कॉस्ट 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है और डिले का एवरेज टाइम 36 महीने है। मतलब ये प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से 3 साल पीछे चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट को 3 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। डिले उधर भी चल रहा है, रोड मसले इंडिया में भी चल 749 में से 449 प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं। वहीं रेलवे के 127 प्रोजेक्ट एवरेज 52 महीने डिले चल रहे हैं। इसीलिए रेलवे की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब इन प्रोजेक्ट के डिले होने से इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और ये आप इस पोर्टल में भी देख सकते हैं। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुए थे तब इनकी कॉस्ट 37 लाख करोड़ रुपए थी, जो डिले के चलते अब बढ़ के 42 लाख करोड़ रुपए हो गई है, 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने की बात पीएम मोदी ने कई बार उठाई है, पर उसके बावजूद आज भी भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, क्योंकि भारत में जब ऐसे प्राइस भी चेंज हो जाती है, वो पुरानी सरकार का इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक देती है। वैसे पॉलिटिक्स के अलावा और भी कई रीजन है जिसके चलते हमारे देश में इंफ्रा पिछले 5 साल से तो मोदी जी जैसे कि लैंड एक्विजिशन में देरी होना। भारत में आज भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी उनके जमीन से जुड़ी हुई है जिसमें वो खेती करते हैं। तो इसके चलते भारत में लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते बहुत से मेगा प्रोजेक्ट जो कई सिटीज कई स्टेट से होकर गुजरते हैं वो डिले होने लगते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट क्लियरेंस के चलते भी भारत के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट बार बार रोक दिए जाते हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग भी न होने से कई बार प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, जैसे कि कभी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी इंजीनियरिंग में, तो कभी टेंडर ऑर्डर इक्विपमेंट सप्लाई लॉ एंड ऑर्डर में। इसके अलावा करप्शन भी एक मेजर कॉज है, जिसके चलते भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर वो प्रोजेक्ट ज्यादा दिनों तक चल भी नहीं पाते हैं। बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिहार में ब्रिज कोलैप्स होना एक आम बात हो गई है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने पैमाना को लॉन्च किया है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि किन राज्यों में कौन सा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और उसकी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। तो फ्यूचर में अगर भारत को तेजी से तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में चाइना से सीखना होगा। चाइना में एक प्रॉपर प्लानिंग से इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है और फिर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा चाइना में वन पार्टी सिस्टम के चलते कोई भी प्रोजेक्ट बीच में नहीं रुकता है। अब भारत में तो वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता है, तो भारत में एक रूल या एक बिल पास होना चाहिए कि राज्य में किसी की भी सरकार बने वो इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में ना रोके, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट रुकने से टैक्स पेयर का पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ में लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। अभी भारत सरकार जिन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, फ्यूचर में अगर ये प्रोजेक्ट फास्ट कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप इंडिया को फास्टर इकोनॉमी, स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट, बेटर लॉजिस्टिक, बिगर मैन्युफैक्चरिंग, मोर अर्बनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास के रूप में देखेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल नहीं होगा, एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, जैसे चाइना ने 1990 से 2010 के बीच में एक्सपीरियंस किया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और इंडिया के अंदर देखो 2000 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें कुछ डिले होते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 प्रोजेक्ट थे और मुझे देख के हो रहा था यार देखो कितना फर्क है। वहाँ 2000 प्रोजेक्ट्स हैं और उनको किसी से लोन लेने की जरूरत है, IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं कि जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो डिले हो रही हैं। बट इन पाकिस्तान जो है वो हमें कर्जों के ऊपर जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स को चलाने पड़ते हैं। काफी टाइम से जो है वो CPEC बचपन से ये चीज मैं सुन रही हूँ, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ के काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको पता है हो जाती है BLA आर्मी की वजह से भी। और वैसे भी जो है वो लोन वगैरह लेना पड़ता है, कभी ताल्लुकात भी दूसरी कंट्रीज के साथ खराब हो जाते हैं तो इस वजह से। लेकिन खैर देखने में जो है आपको क्या लगा कि प्रोजेक्ट्स ज्यादा अच्छे जो है वो इंडिया के अंदर चल रहे हैं या प्रोजेक्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छे पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स जितने भी चल रहे हैं, इक्का दुक्का जो चल रहे हैं,
अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि मेरी तो यही विश है कि वो कंप्लीट हो जाए ताकि हमारी कंट्री तरक्की कर सके। और अगर इंडियन प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वो तो बहुत आगे के प्रोजेक्ट्स हैं यार, उन तक पहुंचने में भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर चल रहे हैं यही चल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इंडियन प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो यार बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। थ्रू आउट देखा जाए जब से पीएम मोदी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, 5 साल हो गए उनको, स्टिल वो जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं उनकी कंट्री के अंदर। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप देखें इंडिया को वो कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। तो गाइज, इन सारे प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आपको अच्छा लगा? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।